हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन बाजविया आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी के पूर्व के वीडियोस में हमने विभिन्न प्रकार की जो डेफिनेशन जीएसटी के एक्ट में दी हुई है वो समझी हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, कर का संग्रहण एवं उद्ग्रहण हमने पहले पढ़ा है। उसके संदर्भ में हमने मिश्रित पूर्ति, संयुक्त पूर्ति, कंपोजिशन स्कीम वगैरह डिटेल में हमने समझी है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं जीएसटी में वो है पूर्ति या सप्लाई। जीएसटी का जो मूल आधार है वो ही माल एवं सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति ही है। धारा 9 में हमने समझा है सम्मिश्रण। धारा 9 की जो कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण जो है वो ये बताता है कि जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जबकि माल या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति हुई हो। यानी कि जो जीएसटी का बेस है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यही उसका आधार है। तो इसमें माल की परिभाषा जो हमने पहले पढ़ी हुई है धारा 252 में 252 में कि माल से आशय समस्त चलायमान संपत्ति मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़कर माल कहलाएंगे। उनकी अगर पूर्ति की जा रही है तो उसके ऊपर जीएसटी देय है। परंतु इसमें अभियोग योग्य दावे, उगी हुई फसल, जमीन से जुड़ी हुई या उसके भाग के रूप में घास या वस्तुएं शामिल रहेंगी माल में, जिनको की पूर्ति करने के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार या अनुबंध किया गया हो, तो वो सब माल में आएंगे। ऐसे ही अगर अपन सेवाओं की बात करें तो धारा 202 में डिस्क्राइब्ड है ये कि जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं, माल, धन और प्रतिभूतियों के अलावा अन्य चीजें, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद का किसी अन्य रीति से एक करेंसी अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो सम्मिलित है, और इससे संबंधित सभी क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं। तो ये दो परिभाषाएं माल और सेवाओं की दे रखी है जो हमने पहले भी देखी है। इन माल और सेवाओं की पूर्ति के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। तो सप्लाई क्या है, तो वास्तव में सप्लाई की कोई परिभाषा जीएसटी में नहीं दे रखी। जैसे आयकर में आय की परिभाषा नहीं है, नहीं तो उससे क्या होता है कि उसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है। करदाता ये कह सकता है कि ये आपकी परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए मैं जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। अतः कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है इसमें पूर्ति की, पर इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। इसके लेन देन में प्रतिफल नहीं हो तो भी पूर्ति माना जा सकता है। माल और सेवाओं अथवा दोनों का जब आप हस्तांतरण करते हैं या पूर्ति करते हैं तो प्रतिफल हो सकता है, तो वो जीएसटी के दायरे में आती है। ऐसे अगर प्रतिफल नहीं है तो ऐसे लेन देन भी हैं जिन पे प्रतिफल नहीं होता है तो भी उनको पूर्ति माना जाता है। ऐसे ही दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य हो गया इसमें। इसकी अवधारणा, अर्थ और अवधारणा की बात हम जब कर रहे हैं तो इसमें दो व्यक्ति अनिवार्य हो गए, एक पूर्तिकर्ता और दूसरा प्राप्तकर्ता। पूर्तिकर्ता को धारा 2:105 में विभाजित किया गया है। ऐसे ही प्राप्तकर्ता जो है, जो रिसीव करने वाला है, वो धारा 293 में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर ये भी हमने पहले समझाया, पर फिर अगर अपन देखें तो सामान या सेवा, पूर्तिकर्ता की हम बात कर रहे हैं, सामान या सेवा जो प्रदान करता है वो पूर्तिकर्ता है, और प्राप्तकर्ता कौन है, जो प्रतिफल भुगतान करता है या करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जिस सामान उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया है, जिसे सेवा प्रदान की गई, इसमें एजेंट भी शामिल है जो प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करता है
वो एजेंट भी शामिल है। तो पूर्तिकर्ता में भी एजेंट शामिल है, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जब माल दिया, दूसरा व्यक्ति एजेंट है, और एजेंट ये कहता है कि इस माल को मेरे द्वारा बेचा या हस्तांतरित कर दिया जाएगा, मेरे द्वारा आगे पूर्ति की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सप्लाई यहां पर पूर्तिकर्ता वो कहलाएगा। तो ये कुछ विशेष बातें पूर्ति के संदर्भ में है, जबकि हम इसके क्षेत्र को समझे उससे पूर्व इन बातों को भी हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब अपन बात करते हैं क्षेत्र की। तो क्षेत्र में पूर्ति की विषय वस्तु जो बेसिक कंटेंट है ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, जब हमने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स समझा था तो उसमें पहली धारा यही थी। धारा 7, 8, 9, 10 के प्रावधान हमने वहां पर पढ़े हैं, जिसमें से पहली धारा 7 थी पूर्ति की विषय वस्तु, जो बेसिक कंटेंट ऑफ सप्लाई है वो। दूसरा है बिना प्रतिफल के, इनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते हैं, पहले एक बार देख लें कौन क्षेत्र में क्या क्या चीजें आ रही है। बिना प्रतिफल के किए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए। अनुसूची 1 में ऐसे कुछ क्रियाकलाप वर्णित हैं जिन्हें बिना प्रतिफल के किया जाए, वो क्रियाएं की जाए तो वो भी पूर्ति मानी जाती है। ऐसे कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाए। तो अनुसूची 2 में ऐसे प्रावधान वर्णित हैं जिसमें माल या सेवाओं की पूर्ति को ऐसे कार्यकलाप वर्णित हैं, क्रियाएं वर्णित हैं जिनको पूर्ति माना गया है। ऐसे ही अनुसूची 3 में कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति नहीं माना जाए ये वर्णित है। संयुक्त एवं निश्चित पूर्ति धारा 8 में कंबाइंड एंड मिक्स्ड सप्लाई, इसको भी हमने जब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स समझा था तब धारा 8 के प्रावधान 7 और उसके बाद में धारा 8 के प्रावधान भी उसमें विस्तृत रूप से हमने समझे हैं। फिर करमुक्त पूर्तियां एग्जेंटेड सप्लाईज, आवक एवं जावक पूर्ति, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, पूर्ति के अनेक प्रकार अदर टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो इनके बारे में अपन बात करें तो पूर्ति की विषय वस्तु धारा 7 में 3 क्लॉज दे रखे हैं, धारा 7(1), धारा 7(2) और धारा 7(3). धारा 7(1) क्या कहती है? किसी व्यक्ति के द्वारा कारोबार के दौरान या उसकी प्रगति के लिए अगर किसी अनुबंध के तहत माल का या सेवाओं का या दोनों का हस्तांतरण किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, तो वो पूर्ति कहलाएगा। ऐसे ही धारा 7(2) दूसरा जो इसमें सेक्शन सब सेक्शन है वो धारा 7(2), बिना प्रतिफल के सेवाओं का अगर आयात किया जाता है तो कारोबार के दौरान चाहे वो हो अथवा वो नहीं हो, वो पूर्ति माना जाएगा। ऐसे ही पूर्ति की विषय वस्तु में जो तीसरी धारा है उपधारा 3 यानी कि धारा 7(3) के तहत हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के करार के कारण अनुसूची 1 में जो निर्दिष्ट क्रियाकलाप है, यह अनुसूची 1 जो उसके बाद वाला पॉइंट है, वो पूर्ति माने जाएंगे। तो धारा 7(1), 7(2) और 7(3) में पूर्ति की विषय वस्तु वर्णित की गई है जो हमने अभी समझी है। दूसरा है बिना प्रतिफल के किए गए कार्यकलाप, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन विच आर कंसिडर्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में इनको माना गया है। तो किन्हें माना गया है? तो इसमें कुछ वर्णन उसमें दे रखा है सेक्शंस में। तो संपत्तियों की बिक्री अगर कोई की गई है और वो आईटीसी मिली है, आईटीसी का मतलब क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है जिन संपत्तियों की बिक्री पर, अगर उनका हस्तांतरण या बिक्री की जाती है तो ये पूर्ति कहलाएगी, क्योंकि
इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड सप्लायर को ही मिलती है। ऐसे ही संबंधित व्यक्ति का मतलब जिससे पूर्तिकर्ता जुड़ा हुआ है, संबंधित व्यक्ति या भिन्न व्यक्तियों के बीच व्यवसाय के दौरान या प्रगति में बिना प्रतिफल के माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अगर की जाती है तो ये भी पूर्ति मानी जाती है। इसका एक अपवाद है कि अगर नियोक्ता अपने कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए तक का उपहार, माल या सेवा या दोनों 50,000 रुपए तक का देता है तो ये पूर्ति नहीं कहलाएगी, और 50,000 से ज्यादा का अगर वो उपहार देता है एक प्रीवियस ईयर में तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ति कहलाएगी। पर यहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसे ही इसमें प्रधान के द्वारा एजेंट को या एजेंट के द्वारा प्रधान को अगर पूर्ति की जाती है या प्राप्ति की जाती है तो वो भी पूर्ति मानी जाएगी। फिर संबंधित व्यक्ति से व्यवसाय के दौरान या प्रगति में भारत के बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिष्ठान से सेवाओं का अगर आयात किया जाता है, भारत के बाहर से आयात अगर किया जाता है तो इसको भी पूर्ति माना गया है अनुसूची 1 में। तो ये कुछ विशेष कार्यकलाप थी, एक्टिविटीज थी जिनको की अनुसूची 1 में पूर्ति माना गया है। ऐसे ही अगला है क्रियाकलाप, कार्यकलाप, एक्टिविटीज जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाए। तो अनुसूची 2 में ये प्रावधान कुछ दिए गए हैं, जैसे माल के हक का हस्तांतरण, पोजीशन, हक का हस्तांतरण, बिना हक के हस्तांतरण के भी माल में अधिकार या अविभाज्य संपदा में से हस्तांतरण पूर्ति कहलाती है। अनुबंध, पूर्ण प्रतिफल में हक को भविष्य में हस्तांतरित करने का अगर किया जाए तो ये भी पूर्ति कहलाएगी। ऐसे भूमि, इसी में भूमि, भवन जिसको पट्टा, किराएदारी, सुविधा का अधिकार, कब्जे का लाइसेंस के बदले में अगर दिया जा रहा है तो ये भी पूर्ति है। अन्य व्यक्ति के माल का उपचार यानी ट्रीटमेंट या प्रक्रिया, प्रोसेसिंग भी पूर्ति है। व्यावसायिक संपत्तियों का हस्तांतरण पूर्ति है। अचल संपत्तियों को किराए पर देना ये भी एक सेवा की पूर्ति माना गया है। सेवाओं की संयुक्त पूर्ति, इसी में हम बात कर रहे हैं, अनुसूची 2 के प्रावधानों की बात कर रहे हैं। सेवाओं की संयुक्त पूर्ति यानी सेवा के बदले माल, सेवा के द्वारा माल मतलब सर्विस दे रहे हैं माल को देने की। सेवा के द्वारा माल, खाद्य वस्तुएं, मानव उपयोग के लिए अन्य वस्तुओं या पेय का प्रतिफल के बदले अगर कोई हस्तांतरण हुआ है, परंतु इसमें शराब को छोड़ दें, शराब इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा अन्य वस्तु रुपए हैं तो वो प्रतिफल के बदले अगर हस्तांतरण है तो वो भी पूर्ति मानी गई है। तो ये सारी चीजें अनुसूची 2 में कह रखी हैं। ऐसे ही कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति नहीं माना जाए, तो जैसे कर्मचारी नियोक्ता के यहाँ सर्विस देता है तो ये पूर्ति नहीं है। ऐसे ही न्यायालय से संबंध जो सेवाएं हैं वो पूर्ति नहीं है। संसद या लेजिस्लेटिव या नगर परिषद, नगर पालिका, इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो उनकी जो पूर्ति की जा रही है वो भी पूर्ति नहीं मानी जाएगी अनुसूची 3 के तहत। ऐसे ही अगर अंतिम संस्कार के लिए अगर जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो वो भी पूर्ति नहीं है। अभियोजन योग्य दावे, जुए, लॉटरी और दाव को छोड़ दे तो ये और मर्चेंट ट्रेडिंग ये भी पूर्ति नहीं है। इसके संदर्भ में अगर अपन 1-2 एग्जांपल लेके समझे तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं
कि एक व्यक्ति, एक नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को 40,000 रुपए का स्कूटर दिया, तो क्या यह पूर्ति है? तो अनुसूची 1 के जो प्रावधान है उसमें एक अपवाद दे रखा है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 50,000 रुपए तक का एक प्रीवियस ईयर में कोई वस्तु या सेवा का उपहार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ति नहीं है। और वही नियोक्ता, अब वो कहते हैं दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें, उसने 60,000 रुपए की बाइक दी, मोटरसाइकिल दी, तो चूंकि 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट हो गया, इसलिए ये यहां पर पूर्ति मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर अपन और मान लें कि एक एग्जाम्पल बहुत हल्का फुल्का, कि एक व्यक्ति है पंजीकृत रेस्टोरेंट पर जाता है, वो उसने भोजन किया वहां पर, तब उसको पता चला कि उसका पर्स उसकी जेब में नहीं है, और उसने रेस्टोरेंट के सेवाओं के बदले में अपनी छड़ी या कोई अन्य वस्तु दे दी, तो क्या यह पूर्ति है? तो चूंकि वहां पर पंजीकृत है रेस्टोरेंट, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये पूर्ति, इसे पूर्ति माना जाएगा। ऐसे ही एक पंजीकृत व्यापारी ने एक कंपनी के 200, 500, 1000 अंश दूसरी कंपनी के कर्मचारियों को उचित प्रतिफल में दे दिया, तो क्या ये पूर्ति है? बदले में चाहे कार प्राप्त की या नकद प्राप्त किया, तो क्या ये पूर्ति है? तो चूंकि अंश का हस्तांतरण किया गया है, शेयर, तो प्रतिभूतियों को यहां पर चूंकि शामिल नहीं किया जाता, तो यहां पर यह पूर्ति नहीं कहलाएगी। ऐसे अगर अपन और देखें, दिवाली पर मान लो कोई एबीसी लिमिटेड है, अपने कर्मचारी को कोई गिफ्ट देता है, तो ये हमने अभी देखा है कि 50,000 रुपए तक का अगर वो गिफ्ट है तो पूर्ति नहीं माना जाएगा, 50,000 से ज्यादा है तो वो पूर्ति मान लिया जाएगा। ऐसे ही अगर अपन मान लें कि एक जीटी मोटर्स लिमिटेड ने दूसरी कार लिमिटेड को अपने कारों की बिक्री के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त कर रखा है। इस उद्देश्य के लिए जीटी मोटर्स ने मेहता कार लिमिटेड का 80 कारों की पूर्ति यूपी से आगरा में स्थित उनके शोरूम पे प्रदान की, तो क्या ये पूर्ति कहलाएगी? तो यहां पर जो जीटी मोटर्स है, उसके द्वारा विनिमय किया गया है, और ये प्रधान के द्वारा एजेंट को दी गई माल की पूर्ति है। ये जीएसटी के उद्देश्य के अनुसार, जीएसटी के अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति माना जाएगा, और ऐसी पूर्ति बिना प्रतिफल के ही की जाएगी, तब भी पूर्ति माना जाएगा। तो इस प्रकार से इन बातों को विषय वस्तु में इसके पूर्ति की क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद में संयुक्त और मिश्रित पूर्ति, यानी कि एक से ज्यादा वस्तुओं को अगर एक साथ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त और मिश्रित पूर्ति होती है, जिसमें अधिक जीएसटी वाली दर के आधार पर कर लगाया जाता है। इसको हमने समझा है पहले, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जब हम समझे थे। अगला है इसमें करमुक्त पूर्तियां। करमुक्त पूर्तियां कुछ को इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि शून्य पूर्ति दर एक प्रकार हो गया। शून्य पूर्ति दर यानी कि सरकार ने और परिषद ने यह निर्धारित कर दिया कि ये वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं जिनके ऊपर की कर नहीं लगाया जाएगा, तो वो शून्य पूर्ति हो गया। ऐसे ही दूसरा इसमें हो सकता है आपका कि पूर्ति जिन पर कर की दर शून्य है, तो यानी कि ऐसे बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं कि जो इस अधिनियम में अभी तक नहीं लिखे गए हैं, इसलिए उनके ऊपर कर नहीं लगाया जा रहा है, परंतु भविष्य में लगाया जा सकता है। तो ऐसी पूर्ति जिन पर कर की दर शून्य है, ये वाले हो गए।
और करमुक्त पूर्तियां का मतलब ये हो गया कि आईजीएसटी के तहत इनके ऊपर कर की दर 0 है। तो ये तीसरे प्रकार की करमुक्त पूर्तियां हो गई। और कर योग्य पूर्ति फिर किसको कहेंगे? जो उपरोक्त तीनों में नहीं है, जो शून्य दर वाली पूर्ति नहीं है, पूर्ति जिसपे कर की दर 0 है वो पूर्ति नहीं है, और करमुक्त पूर्तियां हैं वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो बची वो सारी पूर्तियां कर योग्य पूर्ति कहलाएगी। ऐसे ही आवक और जावक पूर्ति है, इनवर्ट और आउटवर्ड सप्लाई है, तो ये भी पूर्ति मानी गई है। और जो पूर्ति है उसके जो अन्य प्रकार हैं, जैसे कि माल की निरंतर पूर्ति और सेवाओं की निरंतर पूर्ति, ये भी पूर्ति है जो इस अधिनियम के तहत पूर्ति मानी गई है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र वर्णित है जीएसटी अधिनियम में। पूर्ति का ये क्षेत्र है। इनमें अगर इस दायरे में अगर कोई वस्तु या माल या दोनों की सप्लाई आती है तो उस पे निर्धारित नियमों से, निर्धारित दरों से जीएसटी एप्लीकेबल है, और वो इस क्षेत्र में आता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने की कार्यवाही, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने की कार्यवाही की जाती है। धन्यवाद।